आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के 12वें चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है शिक्षा और संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जितने सारे भी प्रश्न आपके बुक में दिए हुए हैं उन सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बतलाते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आगे निरंतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे शिक्षा और संस्कृति का लेखक परिचय। लेखक परिचय कहने का मतलब कि इस चैप्टर के लेखक कौन हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति के लेखक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास ही हुई। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज मतलब लंदन यूनिवर्सिटी लंदन गए। ठीक है, लंदन गए और वह वकालत की पढ़ाई करने के लिए 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। ठीक है, 1883 ईस्वी में जब वह बहुत कम उम्र के थे उसी समय उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। अब कस्तूरबा का पूरा नाम आप लोग कस्तूरबा गांधी बोलिएगा। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है, जो स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। मतलब स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी तो भाग लिए ही, उनके साथ साथ उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, वह भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका, जो कि 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी का समय है, तो गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। अहिंसा का पहला प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। आप सभी लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी के 2 सबसे प्रमुख हथियार है सत्य और अहिंसा। ठीक है, तो अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर पूरा राष्ट्र याद करता है। ठीक है, महात्मा गांधी को पूरा राष्ट्र राष्ट्रपिता और बापू कहकर संबोधित करता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। मतलब महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में तो भाग लिए ही, इसके अलावा उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखें जिसका नाम है स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की। मतलब महात्मा गांधी पुस्तक के अलावा यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिकाएं भी संपादित की। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। महात्मा गांधी का पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति ही समर्पित था। अब अंत में 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। सरफिरा कहने का मतलब कि आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की, तो आपका उत्तर होगा नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सरफिरे जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र आज 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाया जाता है, जिसका गांधी जी की स्मृति में
स्मृति कहने का मतलब कि गांधी जी की याद में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। मतलब जिसे हम लोग गांधी जयंती के नाम से जानते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब भारत में तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन उनके जन्म दिवस कहने का मतलब कि 2 अक्टूबर को पूरा विश्व जो है वो उनके दिवस के रूप में अहिंसा दिवस मनाता है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, इसी के साथ आपका यह जो लेखक परिचय था वह समाप्त हो जाता है। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे पाठ का सारांश, कि यह जो चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, इस पाठ का सारांश मतलब शॉर्ट रूप में हम लोग इसे देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा है। यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण उच्चतर शिक्षा की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। मतलब महात्मा गांधी का यहाँ कहना है कि जो बच्चों को मिलने वाला जो साधारण शिक्षा है, जो कि बाद में दिया जाता है, उससे पहले अहिंसक प्रतिरोध का शिक्षा बच्चों को देना चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करें, उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। मतलब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि बच्चों को तो सांसारिक जो पढ़ाई होती है वह तो सीखना ही चाहिए, इसके अलावा उसको सबसे पहले सीखना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में कौन कौन सी शक्तियाँ छुपी हुई है। यह सब की जानकारी भी आजकल के बच्चों को देना परम आवश्यक है। चलिए आगे वह लिखते हैं कि मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, कान, नाक वगैरह के ठीक ठाक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकता है। महात्मा गांधी का यह कहना है कि अगर असली बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर के स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आँख, नाक, कान वगैरह का ठीक ठाक उपयोग करने में ही है। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा अभिप्राय हृदय की शिक्षा है। इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठाक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भी शिक्षा होती रहे। मतलब महात्मा गांधी यहाँ पर कहते हैं कि यदि बच्चों को ठीक ठाक और सर्वांगीण विकास तभी होगा जब उसको शारीरिक के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दिया जाए। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रयास किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। चलिए, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करना और घर पर माता पिता को मदद करने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हों। देखिए, यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि कोई भी बच्चा रहे, किसी को भी सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले साफ सफाई के बारे में बताना चाहिए, अपनी तंदुरुस्ती के बारे में बताना चाहिए, भोजन शास्त्र के बारे में बताना चाहिए, अपना काम खुद किस प्रकार से करे इसके बारे में बताना चाहिए और उसके अलावा घर पर माता पिता को उनके काम में हाथ बटाना या फिर उनकी मदद करना, यह सबसे पहले उनको शिक्षा देनी चाहिए। जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का अध्याय होगा चरित्र निर्माण। मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। यह अच्छी मित व्ययितता होगी। हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दें जिसका काम यह हो कि संसार के भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह ज्ञान ले और उसके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर गांधी जी कहना चाहते हैं
कि आजकल लोग जो किताब से पढ़ाई करते हैं उसमें हिंदी भाषा को भुला दिया जाता है, संस्कृत भाषा को भुला दिया जाता है, जो कि भारत का अपना राष्ट्रीय भाषा है। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि कुछ विद्यार्थी वैसे भी होना चाहिए, कुछ शिक्षक वैसे भी होना चाहिए जो कि दूसरे भाषा में जो अनुवाद लिखा हुआ रहे उसे देसी भाषाओं में करके वह बच्चों को बताता रहे। मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूरी है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति में है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाएं और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाएं। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंक में उड़ नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो। कहने का मतलब हुआ कि गांधी जी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहते हैं कि जो विदेशी भाषा है, जो अंग्रेजी भाषा है और भी जो विदेशी भाषा है उसको तो आप जाने ही, और इसके अलावा आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप जो भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है, मूल भाषा है, इसको आप ध्यान में रखें, इसे आप याद रखें और इसे आप मातृभाषा को कभी भी न भूलें। इसकी उपेक्षा करते हैं और वह बोलते हैं कि कभी भी जो भारत का राष्ट्रीय भाषा है उस पर हमें शर्मिंदा न होना पड़े। ऐसा नहीं कि अगर आपको अंग्रेजी बोलना आता हो और आपको हिंदी ही नहीं बोलने आता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से महात्मा गांधी यही शिक्षा सभी लोगों को देना चाहते हैं। तो चलिए यहीं पर आपका कहानी का सारांश समाप्त हो जाता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन आंसर जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? बढ़िया शिक्षा गांधी जी किसे बतलाते हैं? तो देखिए, अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा है, जो कि आपको हम कहानी के सारांश में सबसे शुरू में ही बताए। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन करने से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखें। मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। मतलब वो वह कहते हैं कि प्रेम से घृणा को नष्ट कर दीजिए, सत्य से असत्य को नष्ट कर दीजिए और कष्ट सहन से, मतलब दुख पीड़ा से आप हिंसा को आसानी से जीत सकते हैं और इसे आप जीतना सीखिए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इंद्रियों कहने का मतलब कि जो हमारे आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर हो गए, यही सब आपकी इंद्रियां हैं और इसका बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो देखिए, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि आपका शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ साथ अगर आपका आत्मा का विकास नहीं होता है, आत्मा की जागृति नहीं होती है, तो आपका यह जो बुद्धि है और बुद्धि का जो घटिया सोच है वह एक सिर्फ एकांगी वस्तु ही साबित होगी। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठाक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियां की भी शिक्षा होती रहे। यहाँ पर गांधी जी इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सिखाने के क्रम में कहते हैं कि मस्तिष्क का ठीक ठाक और सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास कहने का मतलब कि सभी तरह से समान विकास होना चाहिए, उसी को हम लोग सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो मस्तिष्क के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी तभी संभव है जब बच्चे को शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियां दोनों की शिक्षा दी जाए। चलिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? तो देखिए, शिक्षा का मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए,
पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत है ही नहीं, वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूँगा कि इसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे, तालीम का कहने का मतलब कि जब वह अपनी शिक्षा ग्रहण शुरू करे, पढ़ाई शुरू करे, उसे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। कहने का मतलब कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ें और तुरंत उस काम को करें, मतलब प्रैक्टिकल रूप से करें। ऐसा नहीं कि शिक्षा सिर्फ किताबी होना चाहिए और सिर्फ उसे थ्योरी की तरह पढ़ लें और उसका प्रयोग हम लोग करें ही नहीं। शिक्षा ऐसा होना चाहिए, शिक्षा शुरू करते ही उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। शिक्षा का यही अभिप्राय गांधी जी बतलाते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। जो गांधी जी यहाँ पर बोले हैं कि बच्चों को गांधी जी बोले हैं कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास किस प्रकार से कैसे संभव हो सकता है। तो देखिए, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। अर्थात बच्चों की प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपने काम करना और घर पर माता पिता की मदद करने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हों। मतलब गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी बच्चे यह जान सके कि हम कैसे साफ सफाई पर ध्यान दें, हम तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं, भोजन शास्त्र के बारे में बताना चाहिए, अपना काम खुद कैसे कर सकते हैं और माता पिता की मदद कैसे कर सकते हैं। यह सभी शिक्षा भी उसमें शामिल किया जाए। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान ही नहीं होता और वे शरीर से भी कमजोर होते हैं। कहने का मतलब कि उनको शिक्षा का ज्ञान तो होता ही नहीं कि किस प्रकार से स्वच्छ रहा जाए, स्वावलंबन कैसे रहा जाए और शरीर को तंदुरुस्त मजबूत कैसे बनाया जाए। इसलिए मैं संगीत में कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। तालीम कहने का मतलब कि अनिवार्य जो शारीरिक शिक्षा होती है जिससे बच्चे तंदुरुस्त रहें, वह सभी भी शिक्षा में उसे दिलवाऊंगा। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि वीडियो आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी वाला आइकन है उसे दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम आपको एक एक करके बतलाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।